हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू वोरा क्लासेस। आई होप सभी लोग मस्त हो गए और एग्जाम की अच्छी तैयारी चल रही होगी। एग्जाम के कुछ दिन ही बचे हुए हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर्स लगाइए और पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है। आज का जो वन शॉट हमारा होने वाला है वो है 3D ज्योमेट्री पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चंस तो आ ही जाता है भाई। वो ऑप्शंस के थ्रू आ जाए, एमसीक्यू हो जाए, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, किसी ना किसी थ्रू में 5 मार्क्स मिनिमम, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं बोर्ड्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर्स भी है। इसका सिलेबस रिड्यूस भी कर दिया गया है, तो बहुत ही आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं भाई। 3D ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले वेक्टर भी आना जरूरी है और वेक्टर का हमने वन शॉट देखा हुआ है, तो वो आप जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात किए हुए आज का वन शॉट 3D ज्योमेट्री का। तो भाई सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो हम डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। उसके बाद हम देखेंगे भाई लाइन की इक्वेशन 3D में कैसे लिखते हैं। हमने 2D में तो सीखा हुआ है, बट 3D में कैसे लिखेंगे, और फिर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस कैसे निकालने वाले हैं। दो लाइंस अगर दिए हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। जैसे 2D में सीखे थे वैसे ही हम 3D में भी सीखेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन से। तो हमारे पास भाई जब 3D की बात कर रहे हैं तो 3 एक्सिस होगा, एक x होगा, एक y है और एक हमारा z एक्सिस है। तो हमने बोला भाई ये z है, ये x है और ये y है। भाई z, x और y, हमने कहा एक लाइन जो होगी, एक लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करा देते हैं। आप कहोगे सर हर लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं करने वाली। भाई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बढ़िया एकदम सुंदर। तो हम एक लाइन पास करा दिए। आप कहोगे सर हर लाइन तो भाई ओरिजिन से तो पास नहीं करने वाली। तो मैंने कहा भाई यार कोई भी लाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या करना, सरका करके इधर ओरिजिन से पास करा देना। ये तो कर सकते हो ना, ये तो कर सकते हो ना, ठीक है। ये जब आप कर दोगे उसके बाद जो ये लाइन बनी है उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल देख लो। तो भाई आप कहोगे सर इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है कुछ, उसको हम दो बोल देंगे अल्फा। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना उसको हम बोल देंगे गामा। और ये जो अल्फा, बीटा और गामा है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलेंगे भाई? डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोल देंगे? डायरेक्शन एंगल्स। भाई डायरेक्शन वर्ड क्यों यूज हो रहा है? एंगल्स तो समझ में आ गया, डायरेक्शन वर्ड क्यों यूज हो रहा है? तो मेरे दोस्त अगर देखो किसी भी लाइन के लिए अगर अल्फा बीटा गामा फिक्स कर दो, अल्फा बीटा गामा फिक्स कर दो तो एक पर्टिकुलर लाइन ही बनेगा। जैसे आप 2D में स्लोप फिक्स कर दो, यानी किसी का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन फिक्स कर दो तो एक ही लाइन बनेगा, यानी उसका डायरेक्शन फिक्स हो जा रहा है। सिमिलरली यहां पर भी अगर अल्फा बीटा गामा हमने लिख दिया तो वो एक पर्टिकुलर अल्फा बीटा गामा के लिए एक ही टाइप का लाइन बनने वाला है। अब देखो जब ये वेक्टर होता, अगर ये वेक्टर होता, वेक्टर में क्या होता है कि ऐसे लाइन बनता है, मतलब इसमें पता चलता है कि भाई डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर आप नीचे की तरफ जा रहे हो। बट ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन नहीं पता, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। लाइन में तो आप नहीं बता सकते ना भाई ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, ये तो दोनों ही तरफ जाएगा, दोनों ही तरफ इनफाइनाइट होने वाला है। तो यहां पर दो तरह के डायरेक्शन एंगल्स मिल जाते हैं। जैसे एक आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मिला, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ मिला। सिमिलरली आपका दूसरी साइड में भी मिल सकता है, दैट इज पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली y के साथ आप देखो दूसरी साइड से अगर मिल जाए वो बनेगा पाई माइनस बीटा, और z के साथ दूसरी साइड से अगर बन जाए तो वो बन जाएगा, जैसे z के साथ अगर बनाओ ये वाला बना दूं तो ये बन जाएगा हमारा पाई माइनस गामा। भाई सिंपल बात है ना कि अगर मान लो एक लाइन है, इस लाइन का ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो इधर से एंगल आप क्या बोल दोगे? इधर से आप बोल दोगे पाई माइनस अल्फा। तो वही काम यहां हुआ कि भाई अगर एक्स एक्सिस के साथ एक बार अल्फा बना रहा है तो एक ऑब्ट्यूज एंगल भी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड पाई माइनस अल्फा। अल्फा अगर हम एक्यूट मान के चलें तो यहां पर दो तरह के डायरेक्शन एंगल्स बन जाएंगे, एक तो अल्फा बीटा गामा और दूसरा हमारा बनेगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। बात तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस की स्टार्ट की थी। तो वो क्या है भाई? कोसाइन वर्ड आ रहा है। कोसाइन वर्ड किससे रिलेटेड होता है? कॉस से रिलेटेड होता है। तो हम इन सब का कॉस लगा देते हैं भाई। तो आप कहोगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है? डायरेक्शन एंगल है। आपने कॉस लगा दिया तो ये हमारा बन गया डायरेक्शन कोसाइन। क्या बन गया भाई? डायरेक्शन कोसाइंस।
क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। सिमिलरली इसके लिए भी आप लिख दो cos पाई माइनस अल्फा, तो आप कहोगे सर cos पाई माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा एंड माइनस cos गामा। ये भी हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। किसी भी लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एक होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, दूसरा होता है माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा। जहां पर cos अल्फा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, cos अल्फा को जनरली हम लिखते हैं L, cos बीटा को हम लिखते हैं M, cos गामा को हम लिखते हैं N। cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी लाइन के, और पूछूं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जो बोलोगे वो आप दो बोलोगे, एक आपका होगा L, M, N, दूसरा होगा माइनस L, माइनस M, माइनस L, माइनस M, माइनस N। भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, L, M, N, या माइनस L, माइनस M एंड माइनस N। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दो होते हैं, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। सिंपल, आप आराम से यहां से निकाल सकते हो। जो LMN होगा उसका निगेटिव कर दो तो दूसरा आ जाएगा माइनस L माइनस M माइनस N। क्यों हो रहा है वो भी मैं बता दिया कि अगर अल्फा बीटा गामा है तो पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा भी होने वाला है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम डायरेक्शन रेशियो पर। भाई डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ये है कि ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ABC are direction ratio of line if भाई ABC को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। कब? if A by L equals to B by M is equals to हो जाए हमारा C by N। यानी ये जो रेशियो है ये बराबर अगर है तो ABC हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर इधर हम मान ले लैम्डा, तो हम बोलेंगे जो A है वो है हमारा लैम्डा L, B जो है वो बोलेंगे लैम्डा M, और C जो है वो हो जाता है हमारा लैम्डा N। यानी L M N से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका डायरेक्शन कोसाइन मान लेते हैं अगर डायरेक्शन कोसाइन L की वैल्यू मैं बोलूँ 1/√3, B की वैल्यू बोलूँ L की वैल्यू ये बोल दी, M की वैल्यू बोल दी मैंने 1/√3 और N की वैल्यू बोल दी 1/√3। तो A जो होगा यानी डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो आप बोल दोगे λ/√3। लैम्डा की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, 1, 2, -1, -2, -3, बट हर एक में सेम रखना है। यहाँ पर M हमारा क्या हो जाएगा, λ/√3, N हमारा क्या हो जाएगा, λ/√3। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 रख दो तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -1 रख दो तो निगेटिव वाला आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 रख दो तो 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करें, जैसे डायरेक्शन कोसाइन 2 होते हैं वैसे ही डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जो होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। कितने होते हैं भाई, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ तो वो डायरेक्शन रेशियो आपका बहुत सारा मिलता चला जाएगा। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो लैम्डा की वैल्यू 1 करते ही ये सेम नहीं हो गया, यानी डायरेक्शन कोसाइन को आप डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन बोले ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो आप कहोगे भाई कि डायरेक्शन कोसाइन कैन बी कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज, बट हर एक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन को आप डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हो। यहां तक बात क्लियर हुई? अभी तो हमने समझा कि भाई डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, डायरेक्शन रेशियो है क्या। अभी देखते हैं हम निकालेंगे कैसे। तो देखो भाई वेक्टर के थ्रू हम समझते हैं कि अगर मान लो आपको दिया जाए एक वेक्टर A, मान लो दिया जाए अल्फा बीटा तो गामा नहीं लेते क्योंकि वो डायरेक्शन एंगल के लिए लिख दिया, तो कुछ अलग लेते हैं। मान लो x लिख देते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। वेक्टर के लिए हम देखते हैं, फिर हम लाइन के लिए भी देख लेंगे। भाई अगर मैंने बोला A वेक्टर दिया है xi yj एंड zk, तो डायरेक्शन कोसाइन सिंपल हो जाएगा। i कैप का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, x अपॉन आप लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, और डायरेक्शन कोसाइन दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, y अपॉन रूट ओवर या y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, एंड सिमिलरली z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। ये x वाला जो है वो L कहलाता है, ये वाला जो है वो M कहलाता है, और z वाला जो है वो N कहलाएगा।
वो n कहलाएगा। और अगर इसका आपको डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो वो आप सीधा लिख देते हो ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। तो यहां से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में एक बात हमें समझ में आ रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर इफ डायरेक्शन रेशियो इज ए बी एंड सी, देन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, वो है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और डायरेक्शन रेशियो में देखो एक्स वाई जेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी अब डायरेक्शन रेशियो अगर दिया है, डायरेक्शन कोसाइन लिख रहा है, तो आप सीधा लिख सकते हो a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा l। फिर b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आप बोल दोगे क्या, इसको आप बोल दोगे m। और n क्या हो जाएगा हमारा, c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आप बोल दोगे n। यानी अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन लिखना बहुत आसान है। कैसे कि भाई पहले वाले के डिवाइड में कर दो इन सब का स्क्वायर का सम और रूट लगा दो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एल आया, एम आया और एन आ सकता है। यानी डायरेक्शन रेशियो दिया तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत ही इजी है। और यहीं से आपको एक चीज और समझ में आएगा। क्या सर, ये समझ में आएगा कि यार एल स्क्वायर करो प्लस एम स्क्वायर करो और प्लस एन स्क्वायर करो तो वो आ रहा है हमारे पास 1। यहां देखो दोस्त, एल स्क्वायर करो प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करो तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां पर देख ली भाई। ये इतना जो लिखा हुआ है यही पूरा एकदम सबसे जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बारे में वो इतना ही है कि अगर डायरेक्शन रेशियो एबीसी दिया है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। और जो एल एम एन में रिलेशन होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और एल एम एन है क्या, कोसाइंस है किसके, डायरेक्शन एंगल्स के। डायरेक्शन एंगल क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल जो बनता है उसी को हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, और उसी का कॉस लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वही है एल एम एन। सिंपल खत्म। इतना ही अगर आप जान जाते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। देखो भाई देखो, तो ये तो हमने, हाँ ये देखो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में लिखना है। 2 पॉइंट्स का लिखना है तो मान लो अगर एक पॉइंट आपको दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है, लेट सपोज P दिया हुआ है या A दिया हुआ है, x1, y1, z1, x1, y1, z1। B पॉइंट दिया हुआ है x2, y2, z2। और अगर आपको लिखना है डायरेक्शन कोसाइंस, आपको कुछ नहीं करना भाई, डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है। डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। वो अगर मैं बता दूं आपको तो आप सीधा का सीधा लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे भाई। और डायरेक्शन रेशियो एकदम सिंपल चीज है। देखो डायरेक्शन रेशियो एकदम सिंपल चीज है। क्या है डायरेक्शन रेशियो, सिंपल x2 माइनस x1 लिख दो, x2 माइनस x1 लिख दो, इसमें से इसको घटा दो। दूसरा y2 माइनस y1 लिख दो, और तीसरा z2 माइनस क्या लिख दोगे आप, z1। काम खत्म भाई। इससे सिंपल हो सकता है क्या डायरेक्शन रेशियो लिखना, कि आपने क्या किया, x2 माइनस x1 कर दिया, y2 माइनस y1 कर दिया एंड z2 माइनस z1 कर दिया, बस हो गया डायरेक्शन रेशियो। इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। और मैंने बोला अगर डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो डायरेक्शन कोसाइंस आप आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर 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 डायरेक्शन कोसाइन आप ऐसे लिख दो कि भाई L इज इक्वल्स हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और कोई पक्का चिल्ला करके बोल रहा होगा सर आप इतना बड़ा रूट मत लगाओ, आप सीधे लिख दो कि वो तो भाई AB के बीच का लेंथ है। भाई जो रूट लगने वाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और जो रूट लगेगा वो क्या होता है, वो AB का लेंथ ही तो है, AB का लेंथ ही तो है। तो यानी L जो हो गया वो सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB यानी AB का लेंथ। फिर सिमिलरली M हम लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 अपॉन AB का लेंथ, और फिर N हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 अपॉन AB का लेंथ, अपॉन AB का लेंथ। तो ये हो गया हमारा LMN, आराम से निकल गया। अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो आप डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन आराम से लिख सकते हो। भाई यहां तक कर लिए तो आओ भैया और नेक्स्ट आओ क्वेश्चन पे आ जाओ। जब अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ जाओगे आराम से। देखो क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस,
देन द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। कितना आसान है कि अगर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है तो उसको बोलना है अल्फा। क्या बोलोगे उसको? अल्फा। यानी अल्फा आपको दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं बीटा, और वो दिया हुआ है हमारा 120 डिग्री। कितना दिया है? 120 डिग्री। हमें पूछ रहा है जेड डायरेक्शन से, यानी गामा की वैल्यू पूछ रहा है, गामा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। भाई एल है क्या? एल है हमारा कॉस अल्फा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। गामा निकालना है, अल्फा बीटा दिया है, देखो इसका रिलेशन यूज किया और आ गया। भाई कॉस अल्फा यानी कॉस 30 डिग्री कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस 120 डिग्री कितना होता है? तो कॉस 120 डिग्री होता है -1/2 और उसका स्क्वायर कर दिया, और प्लस आ गया हमारा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो ये देखो, ये लिखा है 3/4, ये लिखा है 1/4। 3/4 प्लस 1/4 कितना होगा भाई? 3/4 प्लस 1/4 4/4 यानी 1 होगा। यानी हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1, ये 1 से 1 गया, यानी कॉस स्क्वायर गामा जो है वो कितना है? 0 है। और कॉस स्क्वायर गामा अगर 0 है तो गामा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। भाई सिंपल है ना, कॉस 90 डिग्री ही क्या होता है? हमारा 0 होता है। क्लियर है क्या भाई? नेक्स्ट देखो सेम भाई, एकदम आसान है, बच्चों वाला है। क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल, देन फाइंड थीटा। फिर से बोल दिया भाई, क्या बोल रहा है कि लाइन मेक्स एन एंगल एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? 90 डिग्री। यानी आप अल्फा क्या बोल दोगे? अल्फा बोलोगे 90 डिग्री। फिर क्या बोलोगे? 60 डिग्री, यानी बीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। और फिर गामा दिया हुआ है आपको थीटा। तो फिर से सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। एल स्क्वायर हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। भाई कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है? तो ये आप बोल दोगे 0। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर देखो तो कॉस स्क्वायर गामा आ रहा है 1 - 1/4, दैट इज 3/4। कितना आ रहा है? 3/4। यानी कॉस गामा को आप क्या लिख सकते हो? ±√3/2 और बोला थीटा इज द एक्यूट एंगल। अगर थीटा एक्यूट एंगल है यानी गामा एक्यूट एंगल हुआ और गामा एक्यूट एंगल हुआ, यानी कॉस गामा क्या होगा? कॉस गामा होगा हमारा पॉजिटिव। तो यानी निगेटिव वाला आप डिस्कार्ड कर दोगे तो यहां से आ जाएगा कॉस गामा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, यानी थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज π/6। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, दैट इज π/6। समझ में आया क्या? भाई सिंपल यही फॉर्मूला लग रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो अब देखो भाई, अब आया हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो समझ गए, अभी और समझेंगे हम, लाइन के थ्रू समझेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आ रहा है हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन लिखनी सीखनी है। तो भाई लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो भाई, लाइन आपका ये है, ये लाइन है। इस लाइन पे आपको क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? आपको दिया जाएगा एक पॉइंट ऑन दिस लाइन, एक पॉइंट ऑन दिस लाइन दिया जाएगा। लेट्स सपोज इसको ए बोल दे, अगर एक पॉइंट इस पे दिया गया ए, लेट्स सपोज x0, y0, z0, ये पॉइंट दिया है आपको, और आपको इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया जाएगा b वेक्टर। भाई इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया जाएगा b वेक्टर, जो लिखा होगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ये लिखा होगा भाई। एक b वेक्टर आपको दिया जाएगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। यानी दो चीजें गिवन होंगी। पहला आपको एक पॉइंट दिया गया होगा, कहां पर? उसी लाइन पर प्रेजेंट होगा एक पॉइंट, और एक आपको पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर है, किसके पैरेलल है? लाइन के पैरेलल वेक्टर है, ये भी आपको गिवन होगा। अगर ये दो चीजें गिवन है तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इसका मतलब देखो हम क्या करेंगे कि इस पे एक पॉइंट ले लेंगे x, y, z। इस पे एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट ले लेते हैं x, y, z। एक्स वाई जेड में जो रिलेशन आएगा, क्या उसी को नहीं लाइन का इक्वेशन बोलेंगे? भाई एक्स वाई जेड में अगर मैं रिलेशन फाइंड कर दूं, क्या उसी को ही हम क्या बोलेंगे? लाइन का इक्वेशन नहीं बोलेंगे। आप कहोगे कैसे फाइंड करें उस रिलेशन को? तो भाई आप कहोगे सर एकदम ध्यान से बात देखो, तो ये जो ए आर वेक्टर है,
ये जो ए आर वेक्टर है ये कहीं ना कहीं बी वेक्टर के तो पैरेलल है, क्योंकि भाई ये लाइन और ये बी वेक्टर दोनों पैरेलल है, यानी ए आर वेक्टर पैरेलल टू मैं बोल सकता हूं बी वेक्टर, यानी ए आर वेक्टर कोलिनियर हो गया किसके, बी वेक्टर के। तो मैं यहां लिख दूंगा ए आर वेक्टर इज कोलिनियर ए आर वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कोलिनियर, डायरेक्ट लिख देते हैं इज कोलिनियर। और आपको वेक्टर में पढ़ाया है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनमें रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो ए आर वेक्टर आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्या लिखते हो भाई? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और ए आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। ए आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको आप क्या लिखते हैं? ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कैसे लिखोगे? तो आपने बोला हुआ है, आपने ये सीखा हुआ है क्या कि सर इसका जो पॉइंट होता है यहीं से डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक्स नॉट आई कैप, वाई नॉट जे कैप, जेड नॉट के कैप, यही होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और इसको हम पढ़ेंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, यही होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो वो डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी के लिए हम कुछ टर्म यूज कर लेते हैं कि भाई ए का पोजीशन वेक्टर अगर मैं बोल दूं ए वेक्टर और आर का पोजीशन वेक्टर मैं बोल देता हूं आर वेक्टर, तो इसको हम लिख देंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। यहां से आ गया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और ये जो लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलेंगे भाई? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आर वेक्टर यही तो रैंडम वेक्टर है, उसी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां लैम्डा जो है वो पूरा रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.2, -1, -2, -3, √3, 1/2, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन वेक्टर फॉर्म में। क्या? ये आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां ये ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट, यानी इसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। और बी वेक्टर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल वेक्टर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर हमारा। भाई पैरेलल किसके? तो इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया क्या यहां तक? अगर वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया भाई, इतना ध्यान रखना है कि आर वेक्टर को आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर जो है वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट कहां पर है? उस लाइन पर होगा। बी वेक्टर क्या है? पैरेलल टू दैट लाइन। जो वेक्टर दिया होगा वो क्या कहलाएगा? बी वेक्टर कहलाएगा। भाई इतना सिंपल आएगा क्वेश्चन कि आपको ये दे देगा इक्वेशन लिखना होगा, इतना ही सिंपल आने वाला है। इससे हार्ड आएगा ही नहीं, इससे हार्ड होगा भी नहीं। कर क्या लोगे इसमें? और अब आता है इसमें कार्टेशियन इक्वेशन। भाई कार्टेशियन फॉर्म में लिखना। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यानी एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखना है। तो आपने भाई देखा कि आर वेक्टर जो आया वो आया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्या आया? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आया। तो भाई आर वेक्टर है क्या? आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। और पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कैसे लिखोगे? अगर पॉइंट दिया है एक्स वाई जेड तो आप कहोगे सर आराम से हम लिख सकते हैं इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। फिर कहोगे सर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर फिर से आप कहोगे भाई पॉइंट दिया एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप, ये लिख सकते हैं। प्लस लैम्डा टाइम्स भाई बी वेक्टर पे आ जाओ। बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसको लिख सकते हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ये कार्टेशियन नहीं है भाई, ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं। कैसे कार्टेशियन फॉर्म बनेगा अभी देखते जाओ, बस अभी देखते जाओ। अब यहां पर देखो इस पार्ट को मैं इधर ले आता हूं, तो भाई ये आई कैप वाला आई कैप के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड माइनस जेड नॉट के कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये बन जाएगा। तो अब यहां पर देखो दोस्त, अब यहां पर देखो आप कहोगे कि भाई दो इक्वालिटी साइन होल्ड करानी है। कैसे करेगी? जब आई कैप वाला कोफिशिएंट आई कैप वाले के बराबर होगा। तो जब अब ये बराबर करेंगे तो क्या बनेगा? देखो बनेगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू लैम्डा है, फिर y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू लैम्डा बी, और फिर z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू लैम्डा
सी। यहां से आप कहोगे यार x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू तो आ रहा है लैम्डा। सिमिलरली y माइनस वाई नॉट अपॉन बी आ रहा है, वो भी लैम्डा। फिर z माइनस जेड नॉट अपॉन सी जो है वो भी आ रहा है क्या, लैम्डा, वो भी आ रहा है लैम्डा। अरे सब लैम्डा के बराबर है तो सारे के सारों को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो आप लिख दो x माइनस एक्स नॉट बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी और इक्वल्स टू लैम्डा। बेसिकली लैम्डा हम नहीं दिखाते हैं, और ये जो इतना लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है भाई, ये ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा, ये ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर जो लिखा होगा इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोल देंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बोल देंगे। x माइनस एक्स नॉट बाई ए, वाई माइनस वाई नॉट बाई बी, जेड माइनस जेड नॉट बाई सी। अब यहाँ x नॉट वाई नॉट जेड नॉट ए बी सी क्या है वो देख लो मेरे दोस्त, वो देख लो कि भाई x नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, भाई आपको भी पता है क्या है, ये है पोजीशन, सॉरी ये है पॉइंट ऑन लाइन, ये है पॉइंट ऑन लाइन, क्या है, पॉइंट ऑन लाइन है। अब ए बी सी क्या है, तो ए बी सी अगर देखो तो वो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। आपको सिखाया था भाई, वेक्टर अगर दिया हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं, बताया है, तो वही है। ए बी सी हमारा क्या है, अगर यहां देखो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप है, तो ए बी सी हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। किसका डायरेक्शन रेशियो, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, किसके पैरेलल, लाइन के पैरेलल। तो जब भी ऐसा दिख जाए तो आप ये समझ जाओ, और अगर आपको पॉइंट दिया है और डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर मिल जाए तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन भी वहां से लिख सकते हो। समझ में आया क्या ये बात? अगर यहां तक क्लियर हुआ है, तो अब मेरे भाई ये बताओ कि अगर 2 पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे किसी लाइन की। देखो मान लो आपको दिया हुआ है x1 y1 और z1, ये 2 पॉइंट है, एक है a और एक हम b ले लेते हैं x2 y2 एंड z2। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये लाइन है, इस लाइन पर एक यहां पर a पॉइंट प्रेजेंट है और एक यहां पर b पॉइंट प्रेजेंट है। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। आप कहोगे सर हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर पॉइंट दिया हो और पैरेलल वेक्टर दिया हो तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, बट यहां पर पॉइंट तो दे दिया, पैरेलल वेक्टर नहीं दिया। मैं कहूंगा मेरे भाई पैरेलल वेक्टर तुम फाइंड करो, भाई पैरेलल वेक्टर फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे फाइंड करोगे, तो कोई ना कोई होनहार बच्चा होगा, वो कहेगा सर पैरेलल वेक्टर कहीं ना कहीं ए बी वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर नहीं ले सकते क्या, ए बी वेक्टर में पैरेलल वेक्टर नहीं होगा। मैं कहूंगा यार दोस्त होगा, क्यों नहीं होगा यार, लाइन पे मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोलिनियर वेक्टर को भी तो पैरेलल वेक्टर बोलते हैं भाई। 2 लाइंस अगर वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो मतलब वो पैरेलल है। वैसे तो वो एक ही लाइन कहलाएगी, बट वो पैरेलल भी तो है, ये हमने स्ट्रेट, अगर आप देखो फंक्शन वाला चैप्टर था, रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर, वहां पे एक क्वेश्चन किया था ए पैरेलल टू बी, जिसको हमें प्रूफ करना था कि वो हमारा ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो हमने वहां बोला था कि ए पैरेलल टू ए हम कर सकते हैं। तो सेम लॉजिक से अगर देखो तो इस लाइन के पैरेलल ये ए बी वेक्टर भी हो जाएगा, इस लाइन के पैरेलल ये ए बी वेक्टर भी हो जाएगा। तो भाई यहां देखो ए बी वेक्टर हमारा पैरेलल वेक्टर है, तो मैं बी वेक्टर अगर लिखूं तो बी वेक्टर को मैं बोलूंगा ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, वो है हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये लिख दूंगा दोस्त, ये लिख दूंगा। तो भाई बी वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर मिल गया, और पॉइंट के नाम पर यार एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। आपकी इच्छा, आप जो पॉइंट लेना चाहो, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं एक ए वाला पॉइंट ले लेता हूं। मैं कौन सा पॉइंट ले लेता हूं, ए पॉइंट ले लेता हूं, x1 y1 एंड z1। अब मैं जैसे बोला गया कार्टेशियन इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए कैसे लिखना था कि x माइनस पॉइंट आएगा और डिवाइड में डायरेक्शन रेशियो आएगा, y माइनस पॉइंट आएगा और डायरेक्शन रेशियो आएगा, और z माइनस पॉइंट आएगा और डायरेक्शन रेशियो आएगा। भाई पॉइंट ऑन द लाइन, मैंने कहा ए वाला पकड़ना है मुझे, तो मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया x1
y1 एंड z1। डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर का पैरेलल वेक्टर मैंने देखा वहां पर तो यार आई कैप का कोएफिशिएंट x2 माइनस x1 है, यानी ये डायरेक्शन रेशियो y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 होने वाला है। बस इसी को यहां डिवाइड कर दिया, ये हो गया मेरा x2 माइनस x1, ये हो गया मेरा y2 माइनस y1 और ये हो गया मेरा z2 माइनस z1 और हमारा बन गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन बहुत ही सुंदर तरीके से बन गया। समझ में आया क्या भाई? आराम से ना 2 पॉइंट दिया है, कोई टेंशन नहीं लेना, पॉइंट का काम तो खत्म है। पैरेलल वेक्टर चाहिए था, पैरेलल वेक्टर मैंने क्या कहा कि भाई ए बी वेक्टर ही ले लो मेरा पैरेलल वेक्टर। कोई क्या नहीं मैं बी ए वेक्टर लेना चाहता हूं, भाई बी ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि लाइन का भाई ये डायरेक्शन है कि ये डायरेक्शन है, दोनों हो सकता है ना, हमें तो नहीं पता। पता क्या, कोई पता नहीं कर सकता भाई, इधर से भी जा रहा है इधर से भी जा रहा है, इनफाइनाइट जाने वाला है, तो दोनों तरफ डायरेक्शन है इसका। इसी के आधार पे तो हमने स्टार्टिंग ही किया कि भाई एल एम एन भी होता है और माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी होता है। यही तो उसका बेस था कि भाई दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ बी ए वेक्टर ले लो, ए बी वेक्टर ले लो, वहां से डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा बस, और काम सेट, और काम सेट। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, पॉइंट आप ए ले लो या बी ले लो, दोनों का दोनों ही सही है। जैसे यहां पर कोई ये भी कर सकता था कि x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1। ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा क्या होगा, ये भी होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है भाई, दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, डायरेक्शन रेशियो सेम है, पॉइंट दोनों x1 y1 z1 x2 y2 z2 दोनों ही लाइन पर ही तो लाई कर रहे हैं, तो सेम लाइन की इक्वेशन देने वाले हैं। क्लियर है ये बात? और अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब आते हैं दोस्त हम क्वेश्चंस पे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो डायरेक्शन कोसाइन का ही क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि भाई एक लाइन की इक्वेशन दी और ये लाइन की इक्वेशन जैसे ही दिखी डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन लिख दूंगा। डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन रेशियो के लिए भाई नीचे देखना था, नीचे देखना था, और जैसे ही नीचे देखा तो मुझे दिखा 2, 3 एंड 12। बट मेरे बच्चे जैसे आप ये डायरेक्शन रेशियो लोगे और इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, आंसर हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों आंसर गलत हो जाएगा? भाई आप इसको देखो, इसको देखो, आप इसको देखो इसको देखो, यहां पर एक खासियत है। क्या खासियत है? x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है। भाई इसका कोफिशिएंट जब z, x और y का 1 है तब जो डिवाइड में लिखा गया है a b c वो कहला रहा है डायरेक्शन रेशियो। बट जो हमारा क्वेश्चन है x का कोफिशिएंट तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बट y का कोफिशिएंट -1 है, z का कोफिशिएंट 2 है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो क्या 2, 3, 12 हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा? नहीं होगा, और यहीं पर क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? x माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे y माइनस 1, तो माइनस आया तो इसको -3 कर देते हैं, वहां 2 से डिवाइड करो तो z माइनस हाफ एंड डिवाइडेड बाई 12/2 करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अब देखो x y z का कोफिशिएंट 1 हुआ, तो जो भी नीचे लिखा है वो डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 2, -3, 6। और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहूंगा तो वो लिख दूंगा 2 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा मेरा 6 स्क्वायर, कॉमा -3 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कॉमा 6 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब देखो दोस्त ये कितना लिखा है? 4 और ये 9, 4 और 9 13, 13 और 36 कितना होता है? 49 होता है। 13 और 36 49 होता है, यानी ये रूट लिखा गया है वो हो गया 2/7 अपॉन -3/7 अपॉन 6/7। और डायरेक्शन कोसाइन ये नहीं, ये वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं लगा है। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑप्शन डी, 2/7 -3/7 एंड 6/7। समझ में आया क्या? सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना। डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो हम वहां से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है ये बात? चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। अच्छा डायरेक्शन रेशियो, फिर वही बात है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। पहले x माइनस 1/2 लिखा हुआ है, ये लिखा है y -0 डिवाइडेड बाई -1, ऐसे लिखा हुआ है।
ये लिखा हुआ है z माइनस ऑफ माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है। अब यहां से देखो तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है, 2 - 1 एंड 3, 2 - 1 एंड 3, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। 2 - 1 एंड 3 बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दोस्त, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के लिए। और ये सब PYQ है, आ रहा है क्वेश्चन दोस्त, आ रहा है क्वेश्चन, तो एकदम ध्यान रहे ये चीज कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो गलत हो जाएगा, और आगे के क्वेश्चंस में इनका यूज होने वाला है, वो भी गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर, इसके पैरेलल है पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल है। देखो पॉइंट दे दिया, पैरेलल वेक्टर दे दिया। फॉर्म क्या है, फॉर्म देखो, अच्छा ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म कार्टेशियन वाले फॉर्म से ही आता है। कैसे आता है देखो, आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे आएगा देखो भाई, कार्टेशियन इक्वेशन ये था कि x माइनस, यहां पर पॉइंट उतारना है, तो पॉइंट है हमारा 4, डिवाइड में डायरेक्शन रेशियो उतारना है जो कि 3 लिखा हुआ है यहां पर, फिर y माइनस ऑफ -3 पॉइंट उतारा और डिवाइड में डायरेक्शन रेशियो 1 आ गया, फिर z -7 किया और डिवाइड में डायरेक्शन रेशियो हमारा 2 आ गया, 2 आ गया। अब यहां पर जब क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, तो यहाँ t का यूज किया गया, t का यूज किया गया। तो मैं क्या करूंगा, इसके इक्वल लैम्डा लिखा था तो मैंने लिख दिया इसके इक्वल्स t, इसके इक्वल क्या लिख दूंगा, t, और t लिखते ही मेरा काम बन गया। कैसे, मैं यहां से x इक्वल्स टू ये वाला t करूंगा, यानी मैंने लिखा x - 4 इक्वल्स टू 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आ रहा है 3t + 4, 3t + 4। सिमिलरली मैं इसको लिख दूंगा y + 3/1 इक्वल्स टू t, और सिंप्लीफाई करने पर y जो आ रहा है वो आ रहा है t - 3। फिर नेक्स्ट लिखूंगा z -7/2 इक्वल्स टू t, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 2t + 7। बेसिकली यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, खोज लो कहां है भाई, 3t + 4, 3t + 4, एक तो ये लिखा है, एक तो ये लिखा है, एक तो ये लिखा है, यानी ये तो गलत हो गया, ए तो गलत हो गया। नेक्स्ट है t - 3, t - 3 यहां लिखा है, यानी ये गलत हो गया, t + 3 ये भी गलत हो गया, यही सही होने वाला है। लास्ट देख लेते हैं 2t + 7, यानी ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आया कि नहीं भाई? बेसिकली फिर से देखो क्या किया, कार्टेशियन इक्वेशन में लिखा इक्वल्स टू टी कर दिया और x इक्वल्स टू निकालते गए, और बस अपना आ गया भाई, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट एकदम सिंपल वाला है भाई, सारे में क्या हो रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे ज्यादा ऊपर कुछ जाने भी नहीं वाला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं ये दोस्त। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। भाई दो लाइंस है, इक्वेशन लिखना तो हम सीख गए, अब दो लाइंस दिए तो उनके बीच में एंगल होगा कुछ, 2D में भी करते थे, यहां पर भी है, क्या एंगल होगा। तो भाई लाइन हमारा कैसा है, देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो आप कहोगे सर दो तरह के एंगल बनेंगे, एक तो ये थीटा है, दूसरा ये फाई है। बट तुरंत दिमाग में आ जाएगा यार फाई तो क्या होता है, फाई होता है पाई माइनस थीटा, यानी अगर आप एक भी निकाल दो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी एक एक्यूट है तो दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज कैसे आएगा, पाई माइनस थीटा करते ही आ जाएगा। बट एक तो आए, तो मैंने कहा यार जब भी लाइन आएगा ना, लाइन में आपको एक ही चीज समझना है, वो है इसका पैरेलल वेक्टर। इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, देखो इसका पैरेलल वेक्टर ये एक गया और एक इधर से आ जाओ इस साइड से, ये है पैरेलल वेक्टर। इसको मैं बोल देता हूं B1 वेक्टर और इसको मैंने बोल दिया B2 वेक्टर। मेरे दोस्त ये बताओ कि जो लाइंस के बीच का जो एंगल बना है, लाइंस के बीच में जो एंगल थीटा बना है, क्या वही एंगल B1 और B2 के बीच में भी नहीं बनेगा? ये एंगल यहां पर भी नहीं बनेगा। यानी लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल दो। और पैरेलल वेक्टर लिखने आता है भाई, डायरेक्शन रेशियो लिख पा रहे हो, डायरेक्शन रेशियो लिख पा रहे हो, यानी वेक्टर लिख पा रहे हो आप, तो भाई आराम से आप कर सकते हो। लाइंस के बीच का एंगल मतलब पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल, और वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने हमने सीखा है वेक्टर में कैसे, कि भाई cos थीटा जो होगा वो हो जाएगा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। इसका मॉड ले लेंगे, मॉड लेने के बाद बोल देंगे हम थीटा जो आएगा वो आएगा एक्यूट एंगल। क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा। भाई मॉड ले लिया ना, जैसे आप 2D में करते थे, मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, मॉड क्यों लगाते थे, एक्यूट करने के लिए। वैसे हमने यहां पर मॉड लगा दिया ताकि जो एंगल आए वो क्या है, एक्यूट एंगल आए। क्या है, एक्यूट एंगल आए। तो यहां पे समझ में आया कि एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालोगे, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वही होगा एंगल बिटवीन लाइंस। क्लियर है ये बात? आओ भाई क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस।
अब भाई लाइन दिया है, मुझे पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है, तो मैंने कहा यार इस लाइन का पहले वाले लाइन का पैरेलल वेक्टर मैं यहां पे लिख दूंगा भाई कि L1 जो है वो है मेरा R वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। भाई ऐसे ही बोर्ड्स में भी लिखना है। L2 जो है वो है हमारा R वेक्टर इज इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये है। तो यहां से देखो दोस्त, यहां से देखो L1 के लिए मैं पैरेलल वेक्टर यानी B1 वेक्टर की बात करूं और L2 में भी मैं पैरेलल वेक्टर यानी B2 वेक्टर की बात करूं, तो आप सब लोग बोलोगे सर ये तो एकदम स्टैंडर्ड वाला है, वेक्टर फॉर्म है कि ये लिखा है A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। यानी इस वाले में जो पैरेलल वेक्टर होगा वो ये है और इस वाले में जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है। तो भाई B1 हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप। इधर क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको एंगल निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दूं। तो हमने कहा भाई cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड लगा दिया, यानी एक्यूट एंगल निकालना है, साथ में ऑब्टूज एंगल भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड लगा दिया B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। भाई B1 डॉट B2 हमने सीखा आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 यानी रूट ओवर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, चलो लिख ही लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 2 और 2 है, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये ऊपर बन गया 3 4 7 7 और 12 हो गया 19 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 4 13 9 4 13 13 और 36 होता है 49 हो गया हमारा 7, तो ये हो गया 7, ये हो गया 4 4 8 1 9 यानी ये हो गया 3, तो ये आ गया 19/21 यानी जो थीटा होगा हमारा, जो थीटा है हमारा यानी एक्यूट एंगल है, उसको हम बोल सकते हैं cos इनवर्स 19/21 और ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा हमारा, अब भाई ये एंगल निकाल नहीं सकते ना भाई, गंदा वाला है, हमें तो बहुत बेसिक पता होते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 19/21। तो ये दोनों ही हम लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अदरवाइज वो आपसे बोलेगा कि एक्यूट निकालना ऑब्ट्यूज निकालना, वो आपको बता देगा, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, या आप ऐसे लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया क्या किया हमने भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म से हमने कंपेयर किया तो हमें पैरेलल वेक्टर मिल गया। पैरेलल वेक्टर मिलते ही बस उनके बीच का एंगल निकाल दिया, B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2 और सॉल्व किया, तो बस एकदम बेसिक बच्चों को वाले की तरह आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, पैरेलल लाइन, दो लाइंस पैरेलल कब होंगे भाई, दो लाइंस पैरेलल कब होंगे। तो मैंने कहा यार एक लाइन मान लो ऐसे लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दूं, अगर लिखा है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। एक लाइन ये लिखा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं L1 लाइन, ठीक है। L2 लाइन मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये लिखा हुआ है दोस्त। और अगर ये लिखा है मेरे भाई, अगर ये लिखा हुआ है तो पैरेलल लाइंस कैसे पता करोगे भाई, पैरेलल लाइंस कैसे होगा, देखो एक लाइन ये है तो दूसरा लाइन यहां से ऐसे जा रहा होगा, ये है अगर मान लो L1 तो ये होगा L2, और आपको दिमाग में तुरंत आ रहा होगा सर अगर L1 है तो इसका पैरेलल वेक्टर होगा, और वो पैरेलल वेक्टर यहां से आप निकाल सकते हो, ये उसका डायरेक्शन रेशियो है। L2 है तो उसका भी कुछ पैरेलल वेक्टर होगा, इस पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये दिया हुआ है। तो दोस्त लाइन की बात करो या पैरेलल वेक्टर की बात कर लो, लाइन की बात करो या पैरेलल वेक्टर की बात करो, हर चीज पैरेलल होना चाहिए, हर चीज ऐसा ही दिखना चाहिए।
तो भाई लाइन में हम फाइंड करने से अच्छा क्यों ना वेक्टर्स में हम फाइंड करें। यानी सिंपल बात है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया तो काम सेट है, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल प्रूफ कर दिया तो काम सेट है। अब काम कैसे सेट है, तो भाई हमने कहा कि भाई जो b1 वेक्टर यहां से आएगा वो है मेरा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और जो b2 वेक्टर उधर से आ रहा है, दूसरे वाले से आ रहा है, वो है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इन दोनों के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो काम बन जाएगा। तो कोई बोल रहा होगा सर वही cos थीटा वाला जो फॉर्मूला था उसमें cos 0 कर दो, कोई कह रहा होगा नहीं सर b1 क्रॉस b2 कर दो, sin 0 आ जाएगा, वहां से वो वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। अरे इतना सब लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम तरीके से प्रूव कर सकते हो। क्या कि भाई रेशियो सेम होना चाहिए दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। इतना ही बस आपको करना था। यानी ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, इफ पैरेलल L1 and L2 are parallel if ये हो जाए a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। यानी जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल हो जाए। क्यों हो रहे थे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल हो जाए। मतलब ये पैरेलल वेक्टर L1 के, ये पैरेलल वेक्टर L2 के, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हो गए मतलब लाइन ही पैरेलल हो गए। और वेक्टर्स को पैरेलल कैसे दिखाओगे, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 करके आप बता सकते हो आराम से। समझ में आया। सिमिलरली पैरेलल का अगर हमने बता दिया तो भाई परपेंडिकुलर का कैसे करेंगे। परपेंडिकुलर के लिए भी आप क्या करो कि भाई L1 के लिए लेट सपोज पैरेलल वेक्टर b1 है, L2 के लिए लेट सपोज पैरेलल वेक्टर b2 है। अब दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर अगर दिखा दो, b1 b2 को अगर परपेंडिकुलर दिखा दिया तो L1 L2 ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। b1 b2 अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो L1 L2 परपेंडिकुलर हो जाएगा। भाई दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाने का जो सबसे आसान तरीका वो यही है कि b1 डॉट b2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी हमारे पास यहां से यही सेम वाला हम ले लेते हैं। b1 के लिए हमारे पास था a1 b1 c1, b2 के लिए a2 b2 c2। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये हमारा क्या आ जाना चाहिए, 0। अगर ये आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा लाइंस जो है या वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लाइन भी हमारा परपेंडिकुलर है। आप इस तरीके से ध्यान रखो। दूसरा तरीका यह है ध्यान रखने का कि डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो आ जा रहा है 0। भाई डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 L1 का है, a2 b2 c2 L2 का है, उनका हम करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करके ऐड कर दे रहे हैं, वो 0 आ जा रहा है। मतलब वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइंस दिस एंड लाइंस दिस आर एट राइट एंगल। भाई सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि हमें b1 वेक्टर b2 वेक्टर पता करना है। तो हमने कहा भाई ये लाइन L1 पकड़ लिया, अगर L1 तो हमेशा सबसे पहला चीज है, सिंस यहां पर स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिखा है तो हम स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे। तो L1 लाइन को स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x-1 अपॉन -3 इक्वल्स टू y-14/7 करेंगे तो 2 अपॉन λ/7 हो जाएगा इक्वल्स टू z-3/2। सिमिलरली L2 लाइन भी लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करना है यानी x-7 डिवाइडेड बाई -3 लैम्डा, सॉरी x-1 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू y-5/1 इक्वल्स टू z-6/-5। अब मैं पैरेलल वेक्टर्स लिख लेता हूं। यहां से मैंने b1 वेक्टर लिख लिया डायरेक्शन रेशियो देखकर, -3i कैप प्लस λ/7 j कैप प्लस 2k कैप। और यहां से लिख लिया मैंने b2 वेक्टर। b2 वेक्टर क्या होगा, 3 λ/7 i कैप प्लस j कैप -5k कैप, -5k कैप। बस इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट कर दो मेरे भाई।
b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर को क्या कर देना आपको 0। तो परपेंडिकुलर के लिए तो यही है ना कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहां पर आ गया मेरा -9 लैम्डा बाई 7 प्लस लैम्डा बाई 7 -10 इक्वल्स टू 0, -10 इक्वल्स टू 0। ये हम कर देते -9 + 1 ये हो गया हमारा -8 लैम्डा बाई 7, इसको दूसरी साइड भेजा तो 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू आ गया -10 × 7/8, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी यहां से लैम्डा जो है वो आ गया -35/4, -35/4। तो ये आ गया हमारा लैम्डा, कितना आया -35/4। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। तो बेसिकली क्या किया भाई, L1 के लिए पैरेलल वेक्टर लिखा, L2 के लिए पैरेलल वेक्टर लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, b1 डॉट b2 उसको 0 के बराबर कर दिया, सॉल्व किया और लैम्डा का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब 2D तो है नहीं, 2D तो है नहीं भाई, x + y लिखा है, y + 2y लिखा है, कुछ इक्वल लिखा है और हम आराम से इंटरसेक्टिंग है कि नहीं पता किए और उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए, ऐसा तो नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पता कैसे करेंगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है, और कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा वो कैसे निकालना है उसके बारे में देखते हैं। कि देखो r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये लिख लिया हमने। फिर हम लिख लेंगे r वेक्टर, दूसरा लाइन, ये हो गया हमारा L1 लाइन। फिर L2 लाइन लिखेंगे, r वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स d वेक्टर लिख लिया। भाई एकदम अलग अलग करेंगे ना भाई। भाई ये अगर b वेक्टर मैं लिख देता, यहां पर भी b लिख देता, मतलब पैरेलल हो गया। पैरेलल वेक्टर अगर सेम है इसका मतलब तो पैरेलल लाइंस हो गए। तो अब हमने कहा कि अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस है और है तो मुझे पता करना है कि कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, दोनों के इक्वल कर दो आप। सॉरी ये लैम्डा नहीं, इसको आप म्यू में लिखो, ये अलग अलग लिख दो वेरिएबल, म्यू डी वेक्टर। तो आप क्या कर दो, आप दोनों को इक्वल कर दो कि a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। और जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो यहां से लैम्डा में 3 इक्वेशंस बनेंगे, लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशंस बनेंगे। किसी भी 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है और तीसरे वाले में रख करके क्रॉस चेक कर लेना है। अगर सब कुछ अच्छे से सेटिस्फाई कर जाए तो आप बोल देना इंटरसेक्टिंग लाइन है, और सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बोल दोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। और पॉइंट कैसे निकालोगे भाई, लैम्डा आ गया तो इसमें रख दो, इसमें कहीं पर भी रख दो और पॉइंट आ जाएगा। अब ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में कैसे आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन देखो, सब आ चुका है, ऐसा मत समझना कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। ये सब PYQ में आ चुका है, तभी पढ़ा रहा हूं, और इसीलिए मैं लिख के आया ताकि आप लोग ऐसे फालतू में कुछ ना कह दो सर ये सब तो है नहीं सिलेबस में, आप पढ़ा दे रहे हो। ये सब कुछ है, आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अच्छा वो तो है, पहले कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, और उसके बाद फिर डिस्टेंस तो हम निकालेंगे। 2 पॉइंट आ जाता है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाए तो काम सेट है। अब इसी में मैं सब कुछ समझा देता हूं आपको कि कैसे करना है। यहां पर मैंने समझाया वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, यहां आ गया कार्टेशियन फॉर्म में, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में आपने सीखा, कार्टेशियन फॉर्म में सिखा देता हूं मैं कैसे। यहां पे आपको पहला जो लाइन है x - 1/2 इक्वल्स टू लिख लिया मैंने t, फिर लिखा मैंने y - 2/3 इक्वल्स टू भी t, लिखा मैंने z - 3/4 इक्वल्स टू t। यहां से x निकाल दिया मैंने, x निकाला 2t + 1, यहां से y निकाल देंगे, y निकाल दिया मैंने 3t + 2, यहां से निकाल देते हैं 4t + 3, 4t + 3। सिमिलरली अब मैं करूंगा काम, अब मैं मेहनत करूंगा कहां पे, दूसरी वाली लाइन पे। दूसरी वाली लाइन देखो, लिखा है x - 4/5 इक्वल्स टू लिख दिया लैम्डा, y - 1/2 इक्वल्स टू लैम्डा, एंड z इक्वल्स टू लैम्डा। यहां से आ गया मेरा x इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा + 4, 5 लैम्डा + 4,
y इज इक्वल्स टू आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 और z इक्वल्स टू तो खैर लिखा ही है लैम्डा। ये काम आप सब लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना करने के बाद अब क्या करना है जिससे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए, तो आपको क्या करो, या हमें अगर मान लो ये नहीं दिया होता कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं, ये भी पता करना है, तो क्या करना है, ओवरऑल हर चीज आप यहां से कर सकते हो। आप ये वाले को और ये वाले को इक्वल कर दो, y वाले को y वाले से इक्वल कर दो और z वाले को z वाले से इक्वल कर दो। तो आपके पास 3 इक्वेशन बनेगा। एक बनेगा 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस 4। दूसरा इक्वेशन बनेगा 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 1। तीसरा बनेगा 4t प्लस 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने लिखा 2t माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 3। यहां पे लिखा 3t माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू -1 और यहां आ गया 4t माइनस लैम्डा इक्वल्स टू -3। तो बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशन है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला, दूसरा एंड तीसरा। किसी दो को सॉल्व करके t और लैम्डा निकालना है आपको। कौन सा दो सॉल्व किया जाए, तो आप कहोगे सर दूसरा वाला जो है, दूसरा वाले में से माइनस कर दो 2 टाइम्स तीसरा वाला। कैसे, देखो ये -2 लैम्डा और माइनस कर रहा हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये दूसरा वाला तो 3t और माइनस ये 8t हो जाएगा, -8t इक्वल्स टू, ये लैम्डा तो कट गया, इधर बचा है -1 और ये आ जाएगा माइनस ऑफ -6 यानी +6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा -5t, ये हो गया हमारा -5t और ये आ गया +5 आ जाएगा। तो t का वैल्यू देखो दोस्त क्या आ रहा है, -1। t का वैल्यू अगर -1 आ रहा है तो आप इससे नहीं निकालना। अब भाई आपने दूसरा और तीसरा यूज किया था ना, तो दूसरा और तीसरा यूज करके आप लैम्डा निकालो। तो मैंने ये कहा कि पुट इन थर्ड वाले में पुट करके लैम्डा निकाल लेते हैं। तो थर्ड वाले में -1 जब पुट करेंगे, यहां पुट कर देते हैं, -1 पुट करेंगे तो -4 + 3 यानी -1, ये भी आ रहा है लैम्डा का वैल्यू -1। लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। यानी दूसरा और तीसरा का यूज करके हमने t निकाल दिया, लैम्डा निकाल दिया। अब मुझे मान लो नहीं पता था कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, भाई 2 इक्वेशन लिख करके आप सॉल्व तो कर ही लोगे। अब मुझे मान लो नहीं पता है, अब मुझे पता करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, t और लैम्डा को पुट करूंगा फर्स्ट वाले में। अगर फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर जाए, फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई कर जाए यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और नहीं किया तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। करके देख लो भाई, करके देखो। तो t इक्वल्स टू -1, लैम्डा इक्वल्स टू -1, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारा आ गया -2 + 5 इक्वल्स टू 3 लिखा है, तो आ गया 3 इक्वल्स टू 3। सो दिस implies lines are intersecting. This implies L1 and L2 are intersecting lines. ये हमें दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में ये दिया नहीं होता तो हम ये एक्स्ट्रा काम करते, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता तो ये काम हम एक्स्ट्रा करते बोर्ड्स के पेपर में। ये काम आप एक्स्ट्रा करोगे अगर दिया ना हो तो। समझ में आया है बात? क्या करोगे? ये काम करोगे एक्स्ट्रा अगर ये ना दिया हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बट दिया था तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज बता दिया कि अगर ना दिया हो तो। चलो यहां पे तो दिया था तो ये पार्ट हम स्किप कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये लैम्डा आप यहां पुट कर दो, ये टी आप यहां पुट कर दो। कोई भी एक करना, दोनों करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा भाई t इक्वल्स टू -1 को पुट कर देते हैं इन L1 लाइन, इन L1, ये L1 लाइन है। तो यहां पर पुट करते ही x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू आ रहा है -1 पुट करते -1, y आ रहा है -1 और z आ रहा है, अच्छा z नहीं लिखा है, इक्वल्स टू z है तो z आ रहा है ये भी -1, z भी हमारा आ रहा है -1, दोनों से सेम ही आएगा ना यार, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेम ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे। यहां पर भी आप चाहो लैम्डा की वैल्यू -1 रख करके देखो, सब कुछ -1 ही आएगा। तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए अगर बोले तो -1 एंड -1। हमें दिया एक पॉइंट -1 -5 एंड -10, इससे हमें निकालना है डिस्टेंस। तो P पॉइंट हमें दिया है -1 -5 एंड 10, -1 -5 एंड -10। तो AP जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 1 से 1 तो गया, ये आ गया 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर और रूट, यानी 81 और 16, 81 और 16 होता है 97, तो ये आ गया √97। ये हो गया हमारा फाइनल, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, √97। भाई पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया -1 -1। हमें जो पॉइंट दिया है वो -1 -5 -10 दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस -1 और ये करेंगे 0 हो जाएगा, -5 में +1 कर दोगे -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, -10 + 1 यानी 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो ये हो गया 16 और 81 97। ठीक है, समझ में आया कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रूफ कैसे करेंगे, वो समझ में आया होगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे वो समझ में आया होगा अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखा है तो। आप कहोगे सर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा हो तो वो भी आप एक बार निकाल के दिखा दो। चलो भाई तुम्हारी डिमांड है तो वो भी करेंगे हम। वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं एक इक्वेशन कि भाई आर वेक्टर, L1 लाइन दिया होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, यही एक लाइन ले लेते हैं या हम आगे से कोई और एक क्वेश्चन का लाइन लिख लेते हैं, आर वेक्टर ये इसी चीज को, चलो इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, इसको आगे भी कर लेंगे, इसको आगे भी कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं, अच्छा इसको हटा देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं, यहां ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं और इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। इसमें मुझे पता करना है, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, फाइंड, या क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड L1 I1 I2 लिखा है, ठीक है, I1 एंड I2 आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, I1 एंड I2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉट। ठीक है, तो अब हमें पता करना है वेक्टर में, देखो कैसे करेंगे। तो यहां पर भी मैंने कहा कि दोनों को इक्वल कर दो, तो मैं करूंगा I1 इज इक्वल्स टू I2, I1 इक्वल्स टू I2 एक तरह से। तो ये R वेक्टर जो यहां लिखा है लिख दूंगा I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप इक्वल्स टू, ये लिख दूंगा मैं 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप प्लस म्यू टाइम्स 4I कैप प्लस 6J कैप प्लस 12K कैप। अच्छा, किसी को ये नहीं समझना है तो वो कार्टेशियन वाले से भी कर सकता है। कैसे? अरे यार वेक्टर में दिया है, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? इस पार्ट को दूसरी साइड ले जाओ, इसको XI कैप YJ कैप ZK कैप लिखो, इसको दूसरी साइड ले जाओ, इससे डिवाइड कर देना है, म्यू इक्वल्स टू सब कुछ आ जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन बन गया। और फिर वही चीज कर दो जो पिछली बार किया, बट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये वाला सीख लो। यहां देखो, अब हम यहां पर लिख लेते हैं, पूरा लिखो कैसे लिखा है। ये लिखा है 1 + 2 लैम्डा I कैप प्लस 2 + 3 लैम्डा J कैप प्लस -4 + 6 लैम्डा K कैप इज इक्वल्स टू 3 + 4 म्यू I कैप प्लस 3 + 6 म्यू J कैप प्लस -5 + 12 म्यू K कैप। ये हो गया दोस्त, ये हो गया। अब यहां पर I कैप वाले को I कैप के साथ, J कैप वाले को J कैप के साथ और K कैप वाले को K कैप के साथ कंपेयर कर दो। यही काम करते हैं बेसिकली। तो देखो 3 इक्वेशन बन गया। जो इक्वेशन वहां कार्टेशियन में बनाते थे वैसे ही यहां पर भी 3 इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 + 4 म्यू। दूसरा इक्वेशन 2 + 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 + 6 म्यू। चौथा इक्वेशन -5 + 12 म्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, इधर वाला लिखते हैं पहले, -4 + 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू -5 + 12 म्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 2 लैम्डा -4 म्यू इज इक्वल्स टू 2, यानी ये 2 से कट भी जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा -2 म्यू इक्वल्स टू 1। यही लिख लेते हैं, लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल्स टू 1।
ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 6 म्यू इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 12 म्यू इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो -1। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। कोई दो इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई दो इक्वेशन जो आपको अच्छा लगे वो सॉल्व कर लो। तो कौन सा सॉल्व किया जाए भाई, ये दोनों सॉल्व करना है क्या, ये दोनों सॉल्व किया जा सकता है। बड़ा ये सेम सेम लिखा हुआ है, हाँ, तो यहां से तो यही समझ में आ रहा है कि ये दो इक्वेशन सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। और अगर दो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो तो भाई लैम्डा म्यू तो आने भी नहीं वाला। तो यहां से देखो, यहां से समझ में आ रहा है सेकेंड एंड थर्ड में अगर मैं लिख दूं सेकेंड 2 टाइम्स माइनस थर्ड, सेकेंड का 2 टाइम्स माइनस थर्ड, तो यहां पर देखो ये क्या आ रहा है, 2 3 6 माइनस 6 तो हो गया 0, 12 और ये 12 भी 0, और इधर आ रहा है इक्वल्स टू 2 और +1, तो 0 इक्वल्स टू 3, नॉट पॉसिबल, यानी आप सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो। और अगर दो इक्वेशन सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा भाई, लैम्डा म्यू आ रहा है क्या भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए लैम्डा म्यू को आना चाहिए था, बट यहाँ सॉल्व करने पर ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, लैम्डा म्यू आ ही नहीं रहा है, और आ नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि दिस इंप्लाइज L1 I1 and I2 are not intersecting lines, not intersecting lines। ये intersecting lines नहीं है, ये intersecting lines नहीं है। ये बात समझ में आया क्या? चलो, अब किसी को तो देख के ही समझ में आ गया होगा कि यार ये 2 3 6 लिखा था, ये 4 6 12 लिखा था, इसका मतलब ये तो पैरेलल लाइंस लिखे थे, ये तो पैरेलल लाइंस लिखे थे। बट ठीक है, हमें ये समझना था कि चेक कैसे करना है, तो वो हमने यहां पर चेक करने का प्रोसेस सीख लिया। ठीक है, अगर ये दोनों हम सॉल्व करते, ये दोनों सॉल्व करते, वो भी पैरेलल ही थे, अच्छा वो भी नहीं आने वाला था। फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 सॉल्व करने पर लैम्डा म्यू आता, और वो लैम्डा म्यू अगर हम थर्ड वाले में रखते और फिर सेटिस्फाई नहीं करता, तो भी हम बोल देते कि इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। ये बेसिक तरीका है। ठीक है, अब डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि अगर ये पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। चलो नेक्स्ट आ जाओ दोस्त, शॉर्टेज डिस्टेंस। अब शॉर्टेज डिस्टेंस भी एक तरीका होता है पता करने का कि कोई भी लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। एक तो वो बड़ा सा मेथड हुआ, वो मेथड यूज करना पड़ेगा। कब यूज करना पड़ेगा? जब आपसे पूछ ले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए। लेकिन अगर ये पूछ ले बताओ कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस वाला मेथड यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान मेथड है उसमें, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। अगर पॉइंट पूछेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछेगा, तो वही मेथड यूज करिएगा। अगर पूछ ले कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है, तो आप शॉर्टेज डिस्टेंस का मेथड यूज करिएगा। तो देखो दोस्त, सबसे पहले हम आते हैं पैरेलल लाइन पे, इंटरसेक्टिंग हम आएंगे लास्ट में। पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कि भाई एक लाइन है, एक लाइन है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन का आर वेक्टर जो लिखा होगा वो लिखा होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और इसका जो आर वेक्टर लिखा होगा वो लिखा होगा ए वेक्टर, सॉरी ए नहीं, ये लिखा होगा सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। भाई पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, तो बी वेक्टर क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। तो यहां पर देखा हमने कि जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भाई। क्या होगा, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आपको परेशान नहीं होना, उसको बारे में सोचना नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी पोजीशंस, सॉरी जो पॉइंट्स ऑन द लाइन है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर दो, क्रॉस कर दो बी वेक्टर एंड डिवाइड बाई क्या कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। भैया आप क्वेश्चंस लगाओगे ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। फिर आता है हमारा एक लाइन आता है जो कि पैरेलल नहीं है, एक लाइन है हमारा जो कि नॉट अ पैरेलल, नॉट अ इंटरसेक्टिंग। भाई ऐसा कौन सा लाइन है जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है? भाई जो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है और पैरेलल भी नहीं है, ऐसा लाइन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस। कैसा लाइंस होता है?
भाई एक लाइन मान लो ये पेन है और एक लाइन ये मेरी उंगली है, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये पैरेलल है, नहीं है, तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। भाई ये लाइन क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप कहोगे नहीं सर बहुत गैप है, क्या ये पैरेलल है, नहीं ये डायरेक्शन बहुत अलग अलग है, तो क्या ये इंटरसेक्ट भी नहीं किए, पैरेलल भी नहीं है, यानी इस लाइन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो पहले लिखते हैं भाई, दिखेगा कैसे, आर वेक्टर इक्वल्स टू है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, आर वेक्टर दूसरे लाइन का इक्वेशन लिखा मैंने ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा बी टू वेक्टर प्लस लैम्डा बी टू वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, ए टू माइनस ए वन डॉट हो जाएगा बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर डिवाइडेड बाई आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, और इसका आप ले लो मॉड, इसका ले लो मॉड, यहां पर भी आप लगा दो मॉड, तो खैर लगाई, मैग्नीट्यूड तो लगाइए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब हमने कहा, मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होगा वो यूज करके आप बता सकते हो कि कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सिंपल सी बात है कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गए, तो अगर इंटरसेक्ट कर गए तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई इंटरसेक्ट कर गया ना, यानी यहां पर कहीं पे एक पॉइंट पर वो क्या है, टच कर रहे हैं, तो बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं है, यानी जीरो है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है जीरो, और वो अगर जीरो है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए टू माइनस ए वन, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब यहां पर अगर इस तरह से दो लाइन लिखा हुआ है, भाई पैरेलल में तो आपको समझ जाएगा ना कि सेम सेम लिखा हुआ है। अगर अलग अलग लिखा है तो वो या तो स्क्यू लाइंस हो सकता है या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है। तो आप क्या करो कि डिस्टेंस निकाल दो, ये ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, अगर ये कोई नंबर आ गया यानी वो स्क्यू लाइंस है, और अगर वो जीरो आ गया तो आप कह दोगे ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई अगर आप ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू करते हो और जीरो आ जाए तो आप कह दोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जीरो के अलावा अगर कुछ और आता है तो आप कह दोगे स्क्यू लाइंस है। भाई अब क्वेश्चन लगा करके देखते हैं, तब सीख पाओगे भाई फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है, एक्चुअल में ए टू ए वन बी टू है क्या, करेंगे कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाते हैं फिर समझते हैं। देखो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। अच्छा, अब ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है, तो मुझे देख रहा है कि पैरेलल है। कैसे दिख रहा है, तो मैंने कहा भाई पहला वाला जो वेक्टर है, पहले L1 के लिए जो B1 वेक्टर है वो लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और L2 के लिए जो B2 वेक्टर है वो लिखा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। ये लिखा हुआ है। तो यहां पर मैंने देखा कि ये तो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 6/12, ये सारा रेशियो आ रहा है 1/2 का, यानी बराबर है। यही तो बोला था कि पैरेलल वेक्टर लिख लेना, उसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 करना है, वो हमने कर लिया। वो करते ही आ गया सेम रेशियो आ गया। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है, यानी यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो लगेगा पैरेलल वाला। तो फॉर्मूला क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, और इधर मैग्नीट्यूड। अब a1 a2 वेक्टर है क्या, तो a1 वेक्टर यहां से लिख लो, यह है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। a2 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर यहां से लिख लिया 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और b वेक्टर आप चाहे दूसरा वाला लिखो चाहे पहला वाला लिखो, ये वाला लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो मैं पहला वाला लिख लेता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप। अब लिखा मैंने a2 माइनस a1, भाई ये भी तो लिखना पड़ेगा, a2 माइनस a1 चाहिए तो वही एट देन, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर लिख लेते हैं। क्या होगा 3 - 1 यानी 2i कैप प्लस j कैप
-5 + 4 यानी -5 k कैप। ये बन गया भाई, ये बन गया हमारा। और ये बन गया, अब देखो क्या है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये निकालना है। तो हमें पता है भाई क्रॉस b वेक्टर कैसे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो, i कैप j कैप डिटर्मिनेंट बनाना होता है, i कैप j कैप k कैप। a2 माइनस a1 का क्या है, पहले वही लिखेंगे 2 1 -5, 2 1 -5, b वेक्टर 2 3 6, 2 3 एंड 6 क्या हो जाएगा, देखो भाई 6 और माइनस 15 यानी 15 और 6 21 i कैप, j कैप माइनस j कैप आ जाएगा 12, 12 और 10 22, 12 और 10 22, तो ये हो जाएगा 22 j कैप। k कैप के लिए क्या आ जाएगा, 2 3 6 में से 2 गया 4 यानी +4 k कैप, +4 k कैप। भाई इसका निकाल दो आप मैग्नीट्यूड, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा √21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 यानी 484 होता है, और ये लिखा है 16, तो ये तो क्या 90 और 10 500, 500 और 400 यानी 941, रूट अंडर 941 लिखा हुआ है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, वो यहां से निकल जाएगा 4 और 9, 4 और 9 13 और 13 और 36, अच्छा 49 यानी ये आ रहा है 7। अब लिख देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया मेरा, इसका मैग्नीट्यूड ऊपर ये आ जाएगा √941, √941 डिवाइडेड बाई 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या भाई, क्या हुआ, पहले हमने चेक कर लिया पैरेलल है या नहीं, पैरेलल मिल गया। पैरेलल होने के बाद हमने कहा भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1 क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। हमने a2 a1 लिखा, सब लाइन से b लिख दिया, a2 - a1 निकाला, फिर a2 - a1 क्रॉस b निकाल दिया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल दिया, इस फॉर्मूले में रख दिया और आंसर आ गया, काम खत्म। भाई फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला खेलना है, आराम से आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, चल भाई तो नेक्स्ट देखते हैं। अरे 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 एक चीज तो गड़बड़ ही कर दिया, यहां पर अगर ध्यान से देखो, यहां पर अगर ध्यान से देखो, ये तो यार -5 -4, अच्छा ये करना था, ये तो प्लस के माइनस के कैप होगा ना, -5 थोड़ी रहेगा, वही मैं बोले यार बड़ा गंदा आ रहा था, तो ये -5 + 4 किया तो माइनस के कैप हो जाएगा। अच्छा तो अरे यार मेहनत करा दिया हमसे, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखो तो यही होता है। तो ये हो गया -1, ठीक है, फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर से इसको लिखना पड़ेगा, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये होगा 6 6 और 3 9, 9 i कैप, 12 12 में से 2 गया 10, तो ये हो गया +10, सॉरी प्लस नहीं -10 j कैप, -10 j कैप, और फिर हो जाएगा 6 - 2 यानी +4 k कैप। तो यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। देखो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हो गया √81 + 100 + 16, तो ये आ जाएगा √197, यही आ रहा। एक बार देख लो भाई, फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब सही लिखा है ना, 2 3 6 सही लिखा है, सब सही लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाए अपन 2 6 का 12, 12 में से 12 + 2 14 आ रहा है, देखो फिर गड़बड़ लिख दिया था मैंने, ये आ रहा है 14, ये आ रहा है 14 आ रहा है यानी 196, ये आ रहा है 196, तो 196 ये आ गया, और ये बन रहा है 97, तो ये हो गया 7 6 13 9 9 18 और 1 19 1 1 2 293 आ रहा है, √293 आ रहा है। अभी सही है, ठीक है। और यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया मेरा 7, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा √293/7, ये हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन तो यार लंबा है ना, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, बट आपको गलती नहीं करना है, आपके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बार गलती किया यानी मार्क्स कट जाएंगे, तो वो गलती नहीं करना है, एकदम शांत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं, आगे देखते हैं। चलो तो अभी हमारे पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन। अच्छा
तो अब देखो क्या ये और ये प्रोपोर्शनल है, तो आप कहोगे सीधा सीधा कि सर इस बार प्रोपोर्शनल नहीं है, और शॉर्टेज डिस्टेंस अगर पूछा है तो अब एक ही फॉर्मूला बचता है, दैट इज स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला, तो वो अप्लाई करेंगे। तो ये लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन लिखा है, स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये है भाई, और यहां पर लगा देंगे हम मॉड, यही है हमारा। तो यहां पर a1 a2 b1 b2 सब लिखते हैं, तो a1 वेक्टर यहां वाले से लिख लेते हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है हमारा i कैप प्लस j कैप। a2 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वहां से बनेगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। b1 वेक्टर यहां से लिख देते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और b2 वेक्टर हम देखें तो b2 वेक्टर वहां से लिखेंगे, दैट इज 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। अब देखो दोस्त, एक एक करके सब कुछ निकालना है। सबसे पहला काम a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, इस बार गलती नहीं करेंगे, i कैप 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस ऑफ, ठीक है, तो माइनस k कैप ही रह जाएगा। फिर हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्या हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। b1 को लिख देते हैं 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 एंड 2, कितना हो जाएगा i कैप के लिए माइनस 2 और प्लस 5 यानी 3i कैप माइनस j कैप कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, तो माइनस j कैप। k कैप कितना हो जाएगा माइनस 10 और प्लस 3, माइनस 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 7 k कैप। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो 9 और 1 10, 10 और 7 7 49, 49 और 10 59, तो आप लिख दोगे √59। फिर है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ, यानी a2 माइनस a1 तो ये है और b1 क्रॉस b2 ये है, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 3 इंटू 1 तो ये तो हो जाएगा 3, माइनस 1 तो 0 हो गया, माइनस 7 माइनस 1 यानी प्लस 7, ये आ गया हमारा 10। अब बस अप्लाई कर दो शॉर्टेज डिस्टेंस वाले में। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मॉड a2 डॉट, ये वाला डॉट 10 आ गया, डिवाइड बाई रूट आ गया 59, और यही हो गया हमारा आंसर। मॉड लगाने की अभी जरूरत थी नहीं, सीधा हम लिख सकते हैं 10/√59, पॉजिटिव में ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज। भाई यहां पे शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला में a2 a1 b1 b2 निकालना था, सब पहले लिख लो, एक एक करके सब कुछ निकाल दो, निकालने के बाद फॉर्मूले में रख दो और आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये इतना जितना अभी हमने पढ़ा ये तो हो गया एनसीईआरटी में जो दिया है, बट क्या है कि पीवाईक्यूज में अगर देखोगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछ ली जा रही हैं, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज, ये वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम करके देखेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो अगला है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस दिस। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन बताओ, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट है आपका 1 2 एंड -4, और इस लाइन के परपेंडिकुलर 2 लाइंस और दी हुई हैं, एक ये वाली लाइन मान लेते हैं और एक ऐसे ये लाइन, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये ऐसे। ठीक है, ये L1 लाइन बोल देते हैं, इसको L2 लाइन बोल देते हैं। इन दोनों का परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका पॉइंट दिया हुआ है हमें। ठीक है भाई, किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट तो ठीक है, पैरेलल वेक्टर इंपॉर्टेंट है ना। पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो, L2 लाइन जो दिया है इसके पैरेलल एक वेक्टर होगा B2, और L1 लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है B1, और B1 और B2 का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, B1 क्रॉस B2 कर दूं, भाई B1 क्रॉस, ये है B2 वेक्टर, ये ऐसे है B2 वेक्टर, ये है B1 वेक्टर, ये है B1 वेक्टर। देखो भाई B1 क्रॉस B2 इधर डायरेक्शन में आ रहा है, इधर डायरेक्शन में आ रहा है B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 हमें क्या दे देगा,
इस लाइन के पैरेलल लाइन का वेक्टर दे देगा। यानी इस लाइन का जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2। अब पैरेलल वेक्टर आ जाए, पॉइंट आ जाए तो इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो आराम से, और वही काम हमें करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं भाई, इस साइड कर लो कि भाई हम यहां लिखते हैं पैरेलल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, पैरेलल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी वेक्टर इक्वल्स टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये है पैरेलल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज बी वेक्टर, जो होगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। जहां जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर है वो क्या है, तो b1 वेक्टर है हमारा यहां से पहले लाइन का पैरेलल, यानी 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप प्लस 7k कैप, और b2 वेक्टर जो है, b2 वेक्टर वो है 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। यहां हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्या होगा i कैप j कैप k कैप। b1 लिख लेते हैं 3 माइनस 16 7, ये हो जाएगा 3 8 एंड माइनस 5, तो ये कितना आ गया 16 25 80 और 8 7 56, 80 में से 56 घटा दो तो आ जाएगा 24 i कैप। 80 माइनस 56 80 माइनस 56, 56 में 24 जोड़ो 4 10, हाँ सही है। फिर नेक्स्ट आ जाओ जे कैप वाले के लिए -15 और -21, तो -15 -21, 5 1 4 2 1 3, सॉरी 5 1 6 2 1 3, दैट इज 36, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 36 जे कैप। के में क्या आ रहा है 8 3 24 24 24 24 प्लस 48, तो 8 4 12 यानी 72 हो रहा है, ये हो रहा है 72, यानी ये हो गया प्लस 72 के कैप, प्लस 72 के कैप। b1 क्रॉस b2 आ गया, यानी इस चीज को आप लिख सकते हो बी वेक्टर आपका जो है वो लिखा होगा 24 i कैप प्लस 36 j कैप प्लस 72 के कैप प्लस 72 के कैप। भाई रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, 2, -4, ये भी लिख लो यहां पर कि पॉइंट ऑन लाइन ये आपको दिया है 1, 2, -4। अब लिख लेते हैं वेक्टर इक्वेशन, आपको कार्टेशियन लिखना हो कार्टेशियन लिखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा सिंपल, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट यानी 1 i कैप, सीधा लिखते हैं i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, अच्छा यहां लैम्डा और म्यू यूज किया तो हम t यूज कर लेते हैं, प्लस t टाइम्स। पैरेलल वेक्टर लिखना होता है, पैरेलल वेक्टर आपका क्या है 24 i कैप प्लस 36 j कैप प्लस 72 k कैप, 72 k कैप, और यही हो गया आपका इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है, ठीक है, ये ऐसा भी नहीं एक बार, बहुत बार आ चुका है PYQs में कि भाई एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन के परपेंडिकुलर यानी इन दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया, पॉइंट दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिख लो, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, आपको सब कुछ आता है, आराम से लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो भाई CBSE 2025 का है, फिर कहोगे सर इस सिलेबस में नहीं है। भाई ये PYQ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं ला रहा। क्या कह रहा है कि लेट द पॉलिश्ड साइड ऑफ द मिरर बी अलोंग द लाइन दिस, अच्छा अ पॉइंट P some distance away from the mirror has its image formed behind the mirror, find the coordinates of image point and the distance between the point P and its image। देखो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता कि है क्या एक्चुअल में। कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन दी है, वो बिहेव कर रहा है एज अ मिरर, ये जो लाइन है ये बिहेव कर रहा है एज अ मिरर, और इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है वहां पर x/1, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखूंगा y - 1/2 इज इक्वल्स टू z - 2/3, z - 2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया।
कह रहा है एक पॉइंट है कहीं यहां पे, मान लो P 1,6,3 और इसका जो है मिरर इमेज यहां बन रहा होगा। लेट सपोज, भाई मिरर का आपको पता है इक्वल डिस्टेंस पर ही बनता है, इक्वल डिस्टेंस पे ही बनता है P डैश, और ये जो है इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, जब आप 11 में पढ़ रहे थे वहां पर देखा था भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। आपको कह रहा है कि ये जो P डैश है इसका पॉइंट का भाई पूरा आप कोऑर्डिनेट निकाल दो, और निकालने के बाद P डैश आप निकाल दो लेंथ कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सिंपल है तो करेंगे कैसे? तो ये आपके लिए नया है, ठीक है, ये आपके लिए नया है। करना कैसे? देखो इसमें F जो पॉइंट है, F जो पॉइंट है इसका आप लिख दो जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट कैसे लिखते हो? जनरल पॉइंट या रैंडम पॉइंट लिखने का जो तरीका होता है वो होता है भाई जो इक्वेशन लिखी है इक्वल्स टू लिख दो लैम्डा, जो इक्वेशन लिखी है इक्वल टू लिख दो लैम्डा। लैम्डा लिखने के बाद x बराबर क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर x बराबर तो लैम्डा आ गया। फिर आपसे पूछूं y बराबर क्या आ रहा है, y बराबर क्या आ रहा है, y बराबर आप कहोगे 2 लैम्डा प्लस 1 आ रहा है, तो आप लिख दो 2 लैम्डा प्लस 1। और z बराबर क्या आ रहा है, 3 लैम्डा प्लस 2, आप यहां लिख दो 3 लैम्डा प्लस 2। और यही हो गया आपका रैंडम पॉइंट लैम्डा के फॉर्म में। क्या करना है, इधर इक्वल टू लिख दो लैम्डा x y z निकालो और उसी को कोऑर्डिनेट लिख दो f का। f का कोऑर्डिनेट लैम्डा के फॉर्म में आ गया। अगर मैं लैम्डा का पॉइंट निकाल दूं, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकाल दूं, तो f पॉइंट आ जाएगा, और f पॉइंट आ जाएगा तो मैं आराम से p डैश पॉइंट निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लूंगा कि p और p डैश का मिड पॉइंट f है, तो सेक्शन फॉर्मूला से वो आ जाएगा। अब यहां पर आगे देखो दोस्त, आगे देखो कि भाई निकालेंगे कैसे। तो मैंने कहा यार इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर है b वेक्टर, और ये जो pf वेक्टर है, ये जो pf वेक्टर है यहां ये एक परपेंडिकुलर बना रहा है। मैं कह सकता हूं कि pf वेक्टर और b वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी pf वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। pf वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखा मैंने pf वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। भाई pf वेक्टर लिख लेता हूं पहले। pf वेक्टर क्या होगा, f माइनस p करते हैं, लैम्डा माइनस 1 i कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 यानी 2 लैम्डा माइनस 5 j कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 यानी 3 लैम्डा माइनस 1 k कैप, 3 लैम्डा माइनस 1 k कैप। देखो लैम्डा माइनस 1 हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 यानी माइनस 5 हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 यानी 3 लैम्डा माइनस 1 हो गया। बी वेक्टर आ जाओ दोस्त, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कैसे निकालते हो, यहां पर डायरेक्शन रेशियो का यूज करके। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा था तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। देख रहे हो छोटी छोटी गलती कराने के लिए तैयार है वो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के लिए आई कैप, 2j कैप एंड 3k कैप, ये लिख सकता हूं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये लिख दिया मैंने बी वेक्टर। pf वेक्टर बन गया, b वेक्टर बन गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 करना है, डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 करना है, तो मैंने कर दिया भाई डॉट प्रोडक्ट लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां आ जाएगा ये लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 9 4 13 13 और 1 14 लैम्डा, 9 4 13 और 1 14, माइनस 1 माइनस 10 और माइनस 3, 10 3 13 और 1 14, माइनस 14 इक्वल्स टू 0 यानी लैम्डा का वैल्यू आ गया 1। यही हो रहा है ना, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 और 1 14, यानी लैम्डा का वैल्यू आ गया 1। अब यही काम खत्म, इतना कर लिया तो काम खत्म। लैम्डा का वैल्यू जैसे ही 1 आया यानी f पॉइंट आ गया मेरा, f पॉइंट आ गया कितना, f पॉइंट आ गया, लैम्डा का वैल्यू 1 रख दो तो ये कितना हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 2, यहां लिख लेते हैं, चलो यहां पे लिख लेते हैं, f पॉइंट आ गया मेरा 1, 2 और 1 3 और 3 और 2 5। मैं बोलूंगा p डैश जो है, p डैश का जो पॉइंट है या कोऑर्डिनेट है वो है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। यहां पर लिखा मैंने, यहां पर लिखा कि f इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड p डैश, ऑफ p डैश, f इज मिड पॉइंट ऑफ p डैश। तो यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे कि भाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू, या f का कोऑर्डिनेट अगर लिखें इसके हिसाब से अगर f का कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे 1 प्लस अल्फा बाई 2, क्या लिखेंगे 1 प्लस अल्फा बाई 2 कॉमा 6 प्लस बीटा बाई 2, 6 प्लस बीटा बाई 2 कॉमा 3 प्लस गामा बाई 2, 3 प्लस गामा बाई 2।
आप इस तरीके से लिख लोगे मिड पॉइंट। और f का कोऑर्डिनेट अगर ये है, f का कोऑर्डिनेट अगर ये है, तो हम यहां से अल्फा बीटा गामा आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, लिख दो भाई, 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट 1 प्लस बीटा बाई 2 इज नथिंग बट 3 एंड 1 प्लस गामा बाई 2, सॉरी सब 1 प्लस बीटा ही लिख ले रहा हूं, यहां तो 6 प्लस बीटा है ना, 6 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, और गामा के लिए दिया हुआ है 3 प्लस गामा बाई 2 और उसको इक्वल लिख देंगे 5, 3 प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से देखो अल्फा आ गया हमारा 1, 2 माइनस 1, बीटा यहां से क्या हो जाएगा 0, और गामा हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया यानी 7, यानी देखो P डैश जो पॉइंट है वो आ गया 1, 0 एंड 7, P जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 1, 6 एंड 3, 1, 6 एंड 3, P डैश डिस्टेंस निकालना था, वो डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ये आ गया 36 और 16, 36 और 16 कितना होता है 52, यानी ये हो गया रूट ओवर 52, रूट ओवर 52 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बेसिकली समझ में आ रहा है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछता फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते तो एफ को ही आप आंसर बता देते। देखो आपके यहां पे हर क्वेश्चन कर ले रहे हो, क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आएगा एफ पॉइंट बता देना, इमेज का आया तो पी डैश कैसे निकालना वो सिखा दिया, पी डैश डिस्टेंस निकाल सकते हो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए कि पी का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, वो हो जाएगा पीएफ। पीएफ इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, वो भी आप निकाल सकते हो क्योंकि एफ पॉइंट आ गया। हर एक क्वेश्चन सिर्फ इतने से कर सकते हो आप, एफ पॉइंट आ गया, एफ पॉइंट निकालना है, उसके बाद इमेज निकाल सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, 3 काम आप कर सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूं, एफ पॉइंट निकल गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, इमेज निकल जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज पीएफ। समझ में आया? फिर रिपीट कर देता हूं पूरा, क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, लैम्डा करना है, एक्स वाई जेड निकालना है, उसको एफ बोल देना है, पीएफ वेक्टर और पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उसका यूज करके लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो एफ पॉइंट आ गया, एफ पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके पी डैश आ जाएगा, पी डैश आ गया, मिरर मतलब इमेज आ गया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब आप निकाल सकते हो। समझ में आया? चलो भाई, घबराओ नहीं, ये सब चीजें करते रहो शांत दिमाग से। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन। देखो अब वही क्वेश्चन है, यानी एफ पॉइंट निकालना है और पीएफ निकाल दो तो काम खत्म, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है ये। यानी आपको क्या करना है कि ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 5/1 इक्वल्स टू y प्लस 3/4 इक्वल्स टू z माइनस 6/9 माइनस 9 दिया है, और p पॉइंट लेट सपोज यहां दिया है 2, 4, -1। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये लेंथ निकालना है, ये d जो लेंथ है ये निकालना है। तो यहां पर वही हुआ ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। आप ये f पॉइंट लोगे, ये 90 डिग्री है, ये इसका पैरेलल वेक्टर b है, और pf वेक्टर pf डॉट b को आप क्या करोगे 0, f लैम्डा के टर्म्स में भी लिखते हैं, लैम्डा आएगा, f पॉइंट आएगा तो pf लेंथ आ जाएगा। वही काम है दोस्त, वही काम है। मैंने इसको इक्वल्स टू लैम्डा किया, f लिखो, x क्या लिखोगे लैम्डा माइनस 5, y क्या लिख दोगे 4 लैम्डा माइनस 3, z क्या लिखोगे -9 लैम्डा प्लस 6, -9 लैम्डा प्लस 6। तो f पॉइंट आ गया, f पॉइंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है pf वेक्टर डॉट b वेक्टर को 0। तो उसके लिए पहले pf वेक्टर निकाल लेते हैं। pf वेक्टर क्या होगा लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 यानी लैम्डा माइनस 7 आई कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 यानी माइनस 7 जे कैप प्लस माइनस 9 लैम्डा प्लस 6 एंड प्लस 1 है। अच्छा ठीक है, तो माइनस 9 लैम्डा प्लस 7 के कैप आ गया। बी वेक्टर लिख लो दोस्त, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा 1, 4 और -9, तो आप लिख दोगे आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 9 के कैप। अब आपको कर देना है pf वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो pf डॉट b यानी 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस 7 प्लस 4 टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 7 प्लस नहीं माइनस 9 टाइम्स माइनस 9 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो यानी 9 का स्क्वायर होता है 81,
और 4 का स्क्वायर हुआ 16, 81 और 16 90, अच्छा हाँ 97 और +1 98 लैम्डा, 98 लैम्डा -7 -7 अगर कॉमन लो तो लिखा है 1 + 4 + 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 × 7 कितना होता है 98 ही होता है। तो ये लैम्डा यहां से आ गया 1, लैम्डा 1 आ गया तो एफ आ गया। एफ क्या आ जाएगा, एफ पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो तो 1 - 5 यानी -4, 4 - 3 यानी 1, -9 + 6 यानी -3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो होगा हमारा पी एफ, यही है हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। रिक्वायर्ड डिस्टेंस बाय रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो P पॉइंट 2 है, 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा, तो √6 का स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट है 4 - 1 3 यानी 3 का स्क्वायर 9, फिर नेक्स्ट है -1 + 3 यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 36, 9 45, 45 और 4 49 यानी 7 यूनिट जो है वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ दोस्त नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक लाइन है, इस लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो x - 1/3 इज इक्वल्स टू y + 1/2 इज इक्वल्स टू z - 4/3। अब एक पॉइंट है कहीं पर, यहां पर P पॉइंट है -1 -1 2, और लाइन से जो डिस्टेंस है, अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि कौन सा डिस्टेंस है नहीं पता है, तो मैं कोई रैंडम डिस्टेंस मान लेता हूं, ये r बोला अगर, तो ये जो डिस्टेंस दिया है ये 2√2 दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 2√2। आपको कह रहा है कि ये r फाइंड करके बताओ, ये r फाइंड करके बताओ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है, तो ये फाइंड करना है। फिर आप जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में करते थे वही करना है कि r का जनरल पॉइंट लिख दो भाई, इक्वल्स टू आप मान लो लैम्डा, तो लैम्डा के टर्म्स में लिखो, क्या लिखोगे 3 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 1, नेक्स्ट लिखोगे 2 लैम्डा - 1, 2 लैम्डा - 1, फिर आप लिख दो 3 लैम्डा + 4, 3 लैम्डा + 4, ये आ गया। अब उसके बाद बस भाई पी आर डिस्टेंस जब 2√2 दिया है तो लगा देते हैं फॉर्मूला कि भाई पी आर का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर यानी 8, और पी आर का स्क्वायर यानी 3 लैम्डा + 1 + 1 हो जाएगा 3 लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 + 1 तो कट ही गया, तो 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा + 4 - 2 यानी 3 लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। सॉल्व करें तो ये हो गया 9, अच्छा ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। यहां आ जाते हैं, यह आ गया 9 लैम्डा स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12 लैम्डा, यह आ गया प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 9 और 2 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा, और 4 से 4 कटा यानी 0। लैम्डा का वैल्यू यहां से आ गया, एक तो 0 और एक आ गया -12/11। भाई लैम्डा का वैल्यू अगर 0 रख दूं तो एक आर पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, इफ लैम्डा इक्वल्स टू 0 तो एक आर पॉइंट मेरा क्या आ गया, वो आ गया 1 -1 एंड 4, 1 -1 एंड 4। और अगर लैम्डा, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू -12/11 तो एक आर डैश पॉइंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, तो -12/11 यानी -36/11 + 1, बड़ा गंदा आ रहा है, -36/11 + 1 कॉमा, यह आ जाएगा -24/11 -24/11 -1 कॉमा, यह आ जाएगा -36/11 -36/11 प्लस 4 ये कितना बना दोस्त, ये हो गया आर डैश हो गया हमारा 36 में से 11 अगर घटा दो तो 24/11 आ जाएगा, -25/11 -25/11
ये हो जाएगा, ऐड कर दिया तो -35/11 और 44, 44 - 36 होता है 8, यानी ये हो गया 8/11। और सही भी है ना, गलत क्या है इसमें भाई, हमें भी समझ में आ रहा है कि भाई ये यहां से भी तो कोई डिस्टेंस, भाई ये और ये कोई दो डिस्टेंस तो बराबर होगा ही ना, यानी एक पॉइंट इधर भी तो होगा डैश, एक पॉइंट इधर भी तो होगा डैश, जिसका वैल्यू 2√2 आ रहा होगा, जिसका वैल्यू 2√2 आ रहा होगा। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि 2 पॉइंट आ रहा है, ये दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 2-3 चीजें नई हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज निकालना और इस तरह के एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, इसलिए आपको करा दिया हमने। ठीक है, तो आई होप सभी को मजा आया होगा, आई होप सभी को मजा आया होगा। और एक बार यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और लास्ट 2-3 दिन बचे यार, खूब मेहनत करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।